नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की चर्चा में आज बात होगी खनन के क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए लाए गए विधेयक पर। लोकसभा से खदान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया है। ये विधेयक खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के प्रावधानों का संशोधन करता है और कैप्टिव और मर्चेंट खदानों के बीच के अंतर को दूर करने में सहायक है। विधेयक का मकसद खदानों की नीलामी और आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही कारोबार के अनुकूल माहौल को तैयार करना है। खान और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी का इस विधेयक को लेकर कहना है कि खान और खनन में केंद्र सरकार राज्यों का कोई अधिकार नहीं लेना चाहती। इस संबंध में पूरा पैसा राज्यों को जाएगा। खनन मंत्री ने यह भी कहा कि कानून में जो सुधार लाया जा रहा है उससे कोयले का आयात खत्म करने में हमें मदद मिलेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हमारे देश में कई तरह के खनिजों का विशाल भंडार है, लेकिन अब तक केवल 45% का ही उपयोग किया गया है। देश में कोयले का चौथा सबसे बड़ा भंडार है। बावजूद इसके हम कोयले का आयात कर रहे हैं। कुल मिलाकर खनन क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए यह विधेयक लाया गया, जो समय की मांग है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर, कैसे ये विधेयक खनन क्षेत्र में सुधार कर रोजगार बढ़ाने, साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगा, हमारे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक होगा, साथ ही खनन क्षेत्र से जुड़ी हुई जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ में भी सहायक होगा। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा दूं। उर्मी गोस्वामी है मेरे साथ, सहायक संपादक हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स। बहुत स्वागत है आपका उर्मी जी। साथ ही आर.के. सिन्हा हैं, पूर्व महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत संसद टीवी में। और चर्चा की शुरुआत आर.के. सिन्हा जी मैं आपसे करना चाहूंगी कि लोकसभा ने खदान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि खनन क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए इस विधेयक और इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं वो इस क्षेत्र में किस तरीके के परिवर्तन लाएंगे, किन खास बातों का इसमें जिक्र है जो अहम साबित होंगे। धन्यवाद नम्रता। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 2021 जो कि लोकसभा से पारित हुआ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि MMDR एक्ट 1957 का सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण चेंजेस हुआ था सन 2015 में जी। उसके उसके बाद 2016 और 2020 में थोड़ी बहुत इसमें संशोधन की गई, लेकिन 2021 में जो लोकसभा से कल पारित हुआ है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें इन्होंने मर्चेंट माइनर और कैप्टिव माइनर्स के बीच की जो डिस्टिंक्शन है उसको हटा दिया। एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। सबसे प्रथम लोगों माइनर्स का कहना था कि जो खानों का आवंटन कैप्टिव माइंस के लिए किया गया है उन्हें खनिज का सस्ते दामों पर उपलब्ध होता है, जबकि मार्केट में उन्हें फिनिश प्रोडक्ट के लिए इन्हें मर्चेंट माइनर्स से compete करना पड़ता है। और विश्व में कहीं भी कैप्टिव और नॉन कैप्टिव कैटेगरी की माइन से नहीं होती है। अतः ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सो कि हम जो हमारे उत्पाद आएंगे, जो फिनिश प्रोडक्ट आएंगे, वो मार्केट में अब अच्छी तरह से compete करेंगे। इसके साथ ही जो कैप्टिव माइंस ऑलरेडी ग्रांटेड हैं उनको एक छूट दी गई है कि अपने प्रोडक्शन से गत वर्ष के जो भी प्रोडक्शन है उससे 50% आप मार्केट में बेच सकते हैं। ऐसा होता था कि जो खान किसी क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं उसका संपूर्ण जो खनिज का दोहन होता है उसका कंज्यूम नहीं कर पाते थे, या तो कुछ ग्रेड की समस्या थी या उनकी फाइनेंस अलग थी, तो वो वैसी जो खनिज वो एक अलग से इकट्ठे हो रहे थे और मार्केट में खनिजों की कमी थी। इसलिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि 50% आप मार्केट में देंगे ताकि खनिज का वहां उपलब्धता बढ़ सके और कंज्यूमर्स को थोड़े सस्ते दामों पर खनिज प्राप्त हो सके। तो ये
बहुत दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और जो विधेयक में डाला गया है वो यह है कि जब खानों का ऑक्शन हुआ, नीलामी होती है, उसके बाद सिर्फ 2 वर्ष का समय 2020 में जो विधेयक को संशोधन विधेयक पारित किया गया उसमें 2 वर्ष का समय दिया गया था ताकि आप सभी जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस हैं आप 2 वर्ष के लिए ले लें। लेकिन जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि जो भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस हैं इन्हें लेने में करीबन 4 से 5 साल या ज़्यादा समय लग जाते हैं। करीबन 20 से 22 प्रकार के स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। तो इसलिए और ये रिपीटेटिव और अनप्रोडक्टिव एक्सरसाइज थी जिसको सरकार ने यह कर दी से इस विधेयक के द्वारा इसे किया गया है कि जो भी क्लियरेंसेस अप्रूवल्स और जितनी भी हैं वो जो अगर पहले लेसिस को हैं तो अगर ऑक्शन के माध्यम से आपको खान मिला है तो वो सारी क्लियरेंसेस ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएंगी और वो पूरे लीज पीरियड के लिए चलेंगी। तो इससे जो रिपीटेटिव और अनप्रोडक्टिव एक्सरसाइज थी उसको दूर किया गया ताकि क्योंकि ऐसा पाया गया है कि खान का ऑक्शन हो गया, नीलामी होने के बाद भी खान अभी प्रोडक्शन स्टेज में नहीं आ पाते थे और इसका मेजर रीजन महत्वपूर्ण रीजन यही दिया जाता था स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस हमें नहीं मिल रहे हैं। आप जानते होंगे कि करीब हमारे देश में 103 ब्लॉक्स अभी तक ऑक्शन हो चुके हैं लेकिन हार्डली 12 या 15 जो माइंस हैं अभी तक प्रोडक्शन स्टेज में आई हैं। तो इसकी रीजंस क्या, मैं जनरल रीजन यही आ रही थी कि हम इनका स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस में हम नहीं ले बिल्कुल। पाते। तो आर.के. सिन्हा जी, जिन बातों का जिक्र आपने भी किया कि तमाम तरह के जो हर्डल्स थे जो पहले आ रहे थे इस विधेयक के माध्यम से कहीं ना कहीं उसे दूर करने की कोशिश की गई है। उर्मी गोस्वामी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिन बातों का जिक्र आर.के. सिन्हा जी ने भी किया, विधेयक का मकसद खदानों की नीलामी और आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, साथ ही कारोबार के अनुकूल माहौल को तैयार करना है। अगर मैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से भी बात करूं तो कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आप इस विधेयक को, इस विधेयक के प्रावधानों को? जी, अगर आप इंडस्ट्रियल आउटपुट के हिसाब से देखें तो हमारे देश में अभी हमारा जो ग्रोथ है अभी होने को है और उसके लिए एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है मटेरियल रिसोर्सेज, जिसमें कि खान और खनिज की बहुत बड़ी एक रोल रहती है क्योंकि हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अब हमने सिर्फ कोयले की बात की है पर ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो एक है उसमें अगर इनके माइनिंग में अगर हम एफिशिएंसी ला सकते हैं, मतलब बेहतर माइनिंग की जा सकती है, तो उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी लाभ होता है। एक तो एक हिसाब से वो है। दूसरा है कि हमारे देश में जो अवेलेबिलिटी है, जो रिजर्व्स हैं, हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। जैसे कोयले की बात आपने की, सिन्हा जी ने भी की, पर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ सोने की। हमारे देश में लगभग 501 मिलियन टन की रिजर्व है। हम सालाना लगभग 1000 टन आयात करते हैं। तो इसकी आयात की तो जरूरत नहीं है। तो ये एक ओपनिंग होती है जहां शायद अगर हम ज्यादा एफिशिएंटली अगर हम माइनिंग करें तो नौकरियां हो सकती है, एक इंडस्ट्री हो सकती है और जो फॉरेन एक्सचेंज इस्तेमाल होती है इंपोर्ट के लिए उसका भी हम बचत कर सकते हैं। तीसरा है जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे कि आपने मंत्री जी की बात की, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था लगभग 55 लाख नौकरियां बन सकती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो एक हिसाब है वो है कि 1% ग्रोथ में उसमें 1 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है और 5 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। तो एक हिसाब से अगर इतना देख ले तो आप देखेंगे कि पूरा जो बेनिफिट आ रहा है इकोनॉमी को, एक और बेनिफिट है क्योंकि जैसे सिन्हा जी ने एक्सप्लेन किया कि वो जो डिफरेंसेस हैं मर्चेंट और कैप्टिव की, जो छूट दी गई है कि वो बेच सकते हैं 50% अपना प्रोडक्शन बाजार में, उससे कई और बेनिफिट्स होते हैं। ये जो 50% अप टू 50% जो वो बेच सकते हैं उसके लिए उनको अलग से जो फीस हैं देने पड़ेंगे स्टेट को,
अभी क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब करते हैं, हम्म। पर ये जो गैर कानूनी जो मतलब बिक्री होती है मिनरल्स की, उसमें भी एक आप रोक डाल सकते हैं। क्यों गैर कानूनी होता है? क्योंकि उन्होंने का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, पर वो बेच नहीं पाते, वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो बेच नहीं पाते, वो वहां तो रखेंगे नहीं, उसका भी लाभ उसका उसके लिए भी वो लाभ उठाएंगे, तो वो गैर कानूनी हिसाब से कभी कभी बेचा दिया जाता है। जी। तो उसको उसकी भी एक रोक होती है। तो जो जो रॉयल्टी मिल सकती है स्टेट को, वो अब स्टेट को आएगी, क्योंकि अब गैर कानूनी सेल करेंगे तो स्टेट को तो कोई लाभ नहीं होगा, ना राज्य सरकार को, ना केंद्र सरकार को लाभ होगा। तो एक वो हुआ, वो एक और बेनिफिट हुआ इकोनॉमी को। और आखिरी पॉइंट ये है कि जब आप एफिशिएंटली माइनिंग करेंगे तो आपका प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा, पर जाहिर आप तौर पे। जो भिन्न जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे प्रदूषण की या पानी में खराब प्रदूषण होने की, हवा और पानी में प्रदूषण की, खास करके ये जो दो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी आप थोड़ा कमी आ सकती है। और इससे फायदा क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स की जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो एक प्रॉब्लम होती है प्रदूषण के लिए, उसका भी आप एक हल निकाल सकते हैं। जी। तो मतलब सिर्फ डायरेक्ट लाभ नहीं है, सिर्फ वो इनडायरेक्ट जो भी बहुत तरह के 55 लाभ लाख हैं, और नौकरी की जैसा कि बात नहीं आपने है। कहा कि ह्यूमन रिसोर्सेज में भी, प्रोडक्टिविटी में भी हम इससे इजाफा देखेंगे। आर के सिन्हा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सकारात्मक इम्पैक्ट्स की बात उर्मी गोस्वामी जी ने की। खान मंत्री ने यह भी कहा है कि खान और खनन में केंद्र सरकार राज्यों का कोई अधिकार लेना जो है वो नहीं चाहती है। पूरा पैसा जो है वो राज्यों को जाएगा। राज्यों की स्वायत्तता को लेकर, उनकी लिबर्टी को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर भी जो प्रोविजंस हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और किस तरीके से ये फ्रीडम देते हैं राज्य को? राज्य सरकारों का सोचना है कि केंद्र सरकार उनके अधिकारों पे हस्तक्षेप कर रही है, परंतु मेरा मानना है कि राज्य केंद्र सरकार राज्य के अधिकार जो खान के ब्लॉक हैं उनके ऑक्शन करने में मदद कर रही है। ऐसा पाया गया कि खान की नीलामी करने में कुछ राज्य सरकार असमर्थ हैं, या इनको नोटिफाई नहीं कर पा रही हैं, जी। या एक समय अवधि के अंतराल में, एक समय अवधि के अंतर्गत खान के ब्लॉकों का को ऑक्शन नहीं कर पा रहे हैं। उस दिशा में केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद करेगी। केंद्र सरकार वैसी स्थिति में ब्लॉक का ऑक्शन करेगी, जो प्रेफर्ड बीडर आएंगे उन्हें राज्य सरकार को सौंप देगी। अतः ये मैं कहूंगा कि केंद्र सरकार यहाँ पर राज्य सरकार के जो स्टेप्स हैं उनको सप्लीमेंट कर रही है, न कि इंटरफेयर कर रही है। जी जी, बिल्कुल। राज्यों की स्वायत्तता को लेकर, उनके फ्रीडम को लेकर खास ख्याल रखा गया है। उर्मी जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, आपने भी बताया कि देश में खनिज का जो है विशाल भंडार है, कई तरह के खनिजों का, लेकिन हम सिर्फ 45% जो है वो यूज़ कर पा रहे हैं। इसके अलावा भारत में कोयले का चौथा सबसे बड़ा भंडार है, बावजूद हमें कोयला जो है वो आयात करना पड़ रहा है। समझना चाहेंगे कि अब तक ये स्थितियाँ क्यों बनी हुई थी, क्या वजह थी कि इस तरह की चीज़ें थीं, और अब चूंकि जो प्रोविजंस किए गए हैं उससे हमें कैसे इसमें परिवर्तन देखेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए हमारी जो प्रोडक्शन थी मिनरल्स की कम रही है, क्योंकि एक हिसाब से अब कंपटीशन नहीं ला रहे, जो एफिशिएंसीज आती हैं वो नहीं थी सिस्टम में। अब क्योंकि आप ये खोल रहे हैं ताकि प्राइवेट प्लेयर्स भी आ पा रहे हैं, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की गई है वो ला रहे हैं, तो एक हिसाब से कंपटीशन हो रहा है। एक इंसेंटिव है कि बेहतर करें, तो इसलिए ये एक सबसे बड़ी चीज रही है क्यों हमारे यहाँ प्रोडक्शन एक लिमिट तक आई हो। और दूसरा ये है कि वो तकनीकी जो बढ़ोतरी आनी चाहिए, जो तकनीकी इंटरवेंशंस होनी चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े, वो भी सही ढंग से नहीं हुआ। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत ये रही है कि जो कंपटीशन होता है, जिसके लिए हर एक चाहता है कि बेहतर करे, बेहतर प्रोडक्शन करे, बेहतर सिस्टम लाए, वो नहीं रही है। अब क्योंकि ये जो संशोधन है उससे कंपटीशन, हालांकि कंपटीशन की बात
एक बार भी आप नहीं देखेंगे ये संशोधन विधायक में, पर इसकी जो मंशा है वो कंपटीशन क्रिएट करने की है। वो ये है कि एफिशिएंट और कंपटीशन कैसे कि आप बेहतर तकनीक इस्तेमाल करें, आप प्रोडक्शन बढ़ाएं, एफिशिएंसी की बात की है। तो मेरे ख्याल से ये जो क्रिटिकल जो एलिमेंट है वो एफिशिएंसी और कंपटीशन की जिस जो एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू लाई जाएगी वो इस विधायक में है। जी बिल्कुल। तो इस प्रतियोगिता से भी कहीं ना कहीं हम इजाफा देखेंगे कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, आउटकम है, वो निकल कर सामने आएगा। आर.के. सिन्हा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि इन सुधारों में कैप्टिव और गैर कैप्टिव खदानों के बीच के अंतर को दूर किया जाएगा, उसकी बात है। साथ ही भुगतानों के लिए एक राष्ट्रीय खनिज सूचकांक की स्थापना की बात की गई है। हम समझना चाहेंगे ये जो खनिज सूचकांक है वो किस तरीके से काम करेगा और इसके असर को हम कैसे देखेंगे, ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो कैसे काम करेगा? ये राष्ट्रीय सूचकांक, खनिज सूचकांक जो नेशनल मिनरल इंडेक्स है, वो एक बनेगा जो डिफरेंट प्राइसेस हैं, प्राइसेस को लेकर बनेगा। क्योंकि इसका उपयोग कहाँ होता है, जब आप प्रीमियम ऑक्शन की प्रीमियम होती है तो एक एवरेज सेल प्राइस के ऊपर प्रीमियम होती है। तो एवरेज सेल प्राइस अभी भारतीय खान ब्यूरो इसे मासिक बेसिस पे निकालता है, लेकिन जब मिनरल इंडेक्स बन जाएगा तो इसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं उसको कम देखा जाएगा। और इससे क्या है कि एक इन्हें पता चलेगा कि इंडेक्स में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी घटी, एक इन्हें अंदाज मिलेगा। तो जैसा कि कोल में इन्होंने लागू कर दिया है, नेशनल कोल इंडेक्स लागू किया है, और कोल इंडेक्स के हिसाब से ही रॉयल्टी और प्रीमियम की गणना होती है। उसी पद्धति पे यहाँ नेशनल मिनरल इंडेक्स की को गठित किया जाएगा। एक दूसरी बात कहना चाहूंगा, जैसा उर्मी जी ने कहा कि जो हमारी नई टेक्नोलॉजी का ख्याल है, तो हमारे यहाँ जो एक्सप्लोरेशन है वो बहुत ही कम हुआ है। और इसके लिए जो प्रावधान रखा गया था NERP, जिसमें कि NERP जो था नॉन एक्सक्लूसिव रिकॉग्निशंस परमिट, वो हमारे एक MMDR एक्ट के सेक्शन 10C में था, जिसको इस अधिनियम के तहत उसको रद्द कर दिया गया है। क्योंकि नॉन एक्सक्लूसिव रिकॉग्निशंस परमिट में 2015 से आज तक हमारे पास कोई नहीं आ रहे थे जी। तो और उसके चलते हमारे यहाँ एक्सप्लोरेशन का काम रुका हुआ था। उसकी 2020 में कुछ संशोधन किया गया, लेकिन उस संशोधन के बावजूद भी नहीं आ रहे थे। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत का खनिज क्षेत्र में GDP की योगदान मात्र 1.75% है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जो कि हमारे जिनकी भूवैज्ञानिक संरचना मुख्यतः भारत से मिलती है, वहाँ GDP खनिज क्षेत्र का योगदान करीबन 7% के आधार पे है। क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ है, तो एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस विधेयक में एक नया प्रावधान किया गया कि सीमलेस ट्रांजिशन होगा, RP से PL, PL से ML मिलेगा, ताकि लोग नई टेक्नोलॉजी को लेके आ सके, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकें और हमारे देश में खनिजों का, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल एरिया है 0.57 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे पूरे भूभाग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मात्र 17% है। और इस ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल एरिया का मात्र 10% ही हमारे यहाँ अभी तक जिसका कन्वर्शन और एक्सप्लोरेशन हुआ है, और इस OGP का सिर्फ 1.5% माइनिंग हो रहा है। तो हम अभी टोटली अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आएंगे और नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो इससे हमारे देश में एक्सप्लोरेशन का काम बढ़ेगा, जिससे कि नई नई मिनरल का खोज होगा। इसमें एक ही समस्या अभी जो आ रही है कि जो हमारे यहाँ करीब 700 ब्लॉक्स थे जो सेव्ड क्लॉजेज में थे, जो सेक्शन 10A 2B और C में थे, जहां पर सेक्शन 10A 2C में एक सनसेट क्लॉज था कि 2 साल के अंदर जिस भी खनिज ब्लॉक में राज्य सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर दिया या केंद्र सरकार ने अपनी अनुशंसा दे दी है, उसे 2 वर्ष के अंदर 2017 तक उन्हें लीज डीड में परिवर्तित करना था।
जी। परंतु ऐसा नहीं हो पाया। उसी प्रकार जो 10A2B में करीब 500 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, जिन्हें आरपी से पीएल या पीएल से एमएल में कन्वर्ट होना था, नहीं हो पाया। तो इन करीब 700 ब्लॉकों के लिए केंद्र इस अधिनियम के तहत, इस जो संशोधन के तहत उन्हें रद्द किया जाएगा और इनमें से जितने भी ब्लॉक आएंगे उन्हें ऑक्शन में लाया जाएगा, ताकि खनिज में ऑक्शन की उपलब्धता बढ़े, खनिज ब्लॉकों की और खनिज। लेकिन यहाँ एक ही समस्या आ रही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें जिन्होंने आज तक अपना समय दिया और अपना धन लगाया, जी। उन्हें एक थोड़ी धक्का लग रही है। तो उसको केंद्र सरकार ने कॉस्ट रिम्बर्स करने की का प्रावधान बना रहा है। जी। और यहाँ पर एक बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन आएगा कि एक तरफ हमारे 700 ब्लॉक इस उलझन में थे कि इन्हें कैसे लाया जाए प्रोडक्शन स्ट्रीम में, और दूसरी तरफ हाउ टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए थे, उनके कॉन्फिडेंस को हम कैसे हारने नहीं दें। बिल्कुल, उनके कंसर्न को भी कहीं न कहीं एड्रेस करेगी सरकार। आर.के. सिन्हा जी, बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें आपने उठाई हैं। उर्मी जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। ख़ासकर मैं उन सेक्टर्स की बात करूँ जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माइन सेक्टर पे अपने ख़ासकर रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंडेंट हैं। ये जो प्रावधान लाए गए हैं जिससे हम तमाम तरह के सुधार, इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं माइनिंग सेक्टर में, उनका असर इन दूसरे सेक्टर्स पर किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, एक तो है अवेलेबिलिटी। अब जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की, सिन्हा जी बोले कि जो हम आयात करते हैं, हमारे पास है रिजर्व्स, फिर भी उसके बावजूद हम आयात करते हैं। हमने कोयले की बात की, मैंने सोने की बात की, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, लगभग 90 से ऊपर हैं जिसमें हम माइनिंग कर सकते हैं और जिसका कंजम्पशन हम कुछ हद तक डोमेस्टिकली मीट कर सकते हैं। तो अगर आपको आयात नहीं करना पड़े, उसका तो पहला इम्पैक्ट जो होगा डिपेंडेंट एंड यूजर्स जो हैं उन इंडस्ट्रीज पर, तो वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जैसे मैंने कि पहले भी बोला कि ये जो क्योंकि आप खुद फिर हमारे देश में ही उनका खनन किया जाएगा, तो फिर अब नौकरियां सिर्फ माइनिंग सेक्टर में नहीं, उसके साथ एलाइड सेक्टर भी होगा, तो नए नौकरियां बनेंगी। तो सिर्फ एंड यूजर्स नहीं, फिर नए नौकरियां बनेंगे। अब क्योंकि आपका डिमांड बढ़ेगा जी। तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करेंगे। जो पहले जो चीज आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ मिनरल्स नहीं, चाहे कोई पार्ट हो, चाहे कोई मशीनरी हो, कुछ वो शायद आप यहीं कोई प्रोसेस हो, वो यहाँ आप खुद करेंगे। तो ये जो क्योंकि आपके पास मिनरल्स की उपलब्धि ज्यादा होगी और बेहतर ढंग से होगी, तो आप एक नया मतलब एक जो इकोनॉमी है उसके तहत उसके इर्द गिर्द बनेगी। डायरेक्टली बनेगी क्योंकि एंड यूजर इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली क्योंकि जहां जैसे कोई और नया फैक्ट्री लगे तो आसपास लोगों को रहने का, खाने का, बाकी सब चीजों की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो एक आप उस हिसाब से देखिए कि एक काया पलट हो सकता है, स्पेशली जिन इलाके में आपकी ये खनन होती है, वहां जो जरूरत है वो काफी ज्यादा है, वहां डेवलपमेंट की जरूरत भी है। और बट ये इसका ध्यान हमें रखना चाहिए कि डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी हो जाए वो नहीं हो। जो नियम है, जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, उनका उन्हें पूरा पालन करते करना हुए चाहिए। और इस बात का भी ध्यान दिखा जाए कि पारदर्शिता जो है वो बेहद जरूरी है, जिसका ध्यान रखा गया। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का एक बार बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के जो प्रावधान किए गए हैं वो निश्चित रूप से माइनिंग सेक्टर को, जैसा कि खनन मंत्री का भी कहना है कि एक बूस्ट देगा, और ये बूस्ट कहीं ना कहीं इकॉनमी में भी बूस्ट देगा। हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट करता है खनन क्षेत्र, और जिस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, इकॉनमी के लिए भी एक आत्मनिर्भर भारत के लिए भी ये बहुत सारे पॉजिटिव संकेत लेकर सामने आएगा। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।